हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे टर्म सीखे, जैसे पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, और हमारा स्टैगर्ड जॉइंट, ऐसे हमने इंड एज डिस्टेंस, ऐसे काफ़ी टर्म हमने सीखे। ठीक, अभी थ्योरेटिकल पार्ट आपका कुछ बचा है, आज उसको कवर करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका फॉर्मूलेज वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा आज ही। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक हमारा कि कितने प्रकार के आपके बोल्ट या रिवेट बोलो, आपके ज्वाइंट किससे होते हैं। जैसे पहला आपका आता है लैप ज्वाइंट, फिर आपका बट ज्वाइंट। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, तो सीखते हैं। चलो ठीक, तो ये हेडिंग डालेगा टाइप्स ऑफ। आप बोल्टेड बोल दो या रिवेटेड बोल दो, एक ही बात है। ठीक, बोल्टेड ज्वाइंट। ठीक, अब इसमें रिवेट में भी वही सारे टर्म आएंगे, मतलब वही ज्वाइंट होता है। तो पहला लिखेंगे आप लोग, पहला आपका ज्वाइंट होता है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट ज्वाइंट ठीक, अब लैप ज्वाइंट में देखो क्या करते हैं, हम दो प्लेट लेते हैं और दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप कराते हैं, कुछ इस तरह। देखो मैं फिगर बना रहा हूं सामने। ऐसे एक प्लेट आपने लिया, ये आपकी पहली प्लेट थी, कुछ ऐसे। ठीक, ऐसे आपने दूसरी प्लेट इसके ऊपर ओवरलैप करा दी, ये ओवरलैप करा दी, कुछ इस तरह। अब इसको आपने ज्वाइंट कर दिया, कुछ या बोल्ट से ज्वाइंट कर दिया या रिवेट से ज्वाइंट कर दिया, ऐसे इस तरह। अब यहाँ मतलब फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ, ऐसे फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक, तो इस आपने कुछ ऐसे अपने ज्वाइंट कर दिया। चलो मान लो ये अपने बोल्ट या रिवेट जो भी मानना है वो मान लो। ठीक, ऐसे आप देखेंगे, ऐसे कुछ इस तरह आपका प्लेट होता है ना, ऐसे बड़ा सा, इसी तरह। तो जब ऐसे ओवरलैप करा के किया जाता है तो उस प्रकार के ज्वाइंट को हम बोलते हैं क्या, लैप ज्वाइंट। ठीक, इसमें क्या होता है, आप जब फोर्स लगाते हैं तो एक इसेंट्रिसिटी डेवलप होती है। जैसे आपने फोर्स यहाँ एफ लगता है, मान लो इधर एफ लग रहा है, ऐसे सेम इधर इस साइड भी फोर्स एफ लगेगा। तो इन दोनों के बीच में ऐसे देखोगे एक डिस्टेंस बन रहा है ना, ऐसे देखोगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके चले, तो यहाँ पर एक बीच में डिस्टेंस बन रहा है, जिसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब इसी इसेंट्रिसिटी के कारण इसमें एक मूवमेंट जनरेट होने लगता है। ठीक, चलो तो क्या क्या टर्म सीखा कि हम लैप जॉइंट में मेनली क्या कर रहे थे, दो प्लेट्स को एक दूसरे पे ओवरलैप कराते हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, इन द केस ऑफ लैप जॉइंट हम क्या करते हैं, टू प्लेट्स आर placed such that they overlap to each other। ठीक, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, और जब इस पे कोई मतलब आपका फोर्स लगे तब उस पे क्या एक इसेंट्रिसिटी डेवलप होती है। अब उसी इसेंट्रिसिटी की वजह से इसमें एक मोमेंट पे प्रोड्यूस होते दिखता है। ठीक, तो और लिख के इसी में लिख देंगे, एंड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ लोड, जब आप इस पे लोड लगा रहे हैं तो क्या होता है, एक इसेंट्रिसिटी इज ऑब्जर्व। ठीक, हो रहा है ना ऑब्जर्व, मैंने दिखाया फिगर में ही। तो उससे क्या होता है, जब यहाँ इसेंट्रिसिटी एक मिलेगी, जब लगाएंगे तो उससे एक एडिशनल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, विच प्रोड्यूस क्या, एडिशनल मोमेंट इन द कनेक्शन। ठीक, तो हमें उस कनेक्शन में क्या एक एडिशनल मोमेंट देखने को मिलता है। तो ये आपका कहलाता है लैप जॉइंट। अब लैप जॉइंट आपका सिंगल रिवेटेड भी हो सकता है, डबल रिवेटेड भी हो सकता है। ठीक, चलो अब सेकंड पढ़ते हैं हम, बट जॉइंट। क्या, बट जॉइंट। अब इसमें क्या करते हैं हम, बटिंग सरफेस बोला जाता है इसको। एक सेकेंड, ये रहा। चलो अब देखो इसमें क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं और इस जो किनारे वाली सरफेस होते हैं इसे बोलता है बटिंग सरफेस। अब इसी बटिंग सरफेस के सहायता से हम इनमें एक कवर प्लेट यूज करते हैं, एक या दो, आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसे अलग बोला जाएगा नाम, अभी हम बता रहे हैं। देखो ऐसे दो आपने प्लेट लिया, मान लो पहला प्लेट आपका ये रहा और ये दूसरा प्लेट रहा,
इस दोनों में ये जो बटिंग सरफेस, इसको बोला जाता है बटिंग सरफेस, ये किनारे वाले को। अब इसी बटिंग सरफेस की सहायता से दोनों को जब जोड़ा जाता है तब उसे बोला जाता है बट ज्वाइंट। अब इसे ज्वाइंट करने के लिए हमें कवर प्लेट यूज करना पड़ता है। अब चाहे कवर प्लेट हम एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसे बोला जाता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अब यहाँ से 2 रिवेट लिए हो, 1 रिवेट लिए हो, अलग अलग नाम आ जाता है। जैसे देखो पहला यहाँ लिए, यहाँ मैंने एक प्लेट लगा के ऐसे ज्वाइंट कर दिया, और मैंने एक ही रिवेट लगाया, ऐसे एक ही रिवेट लगा के ऐसे ज्वाइंट, रिवेट बोलो या बोल्ट बोलो, जो भी आप लगा रहे हैं, तो उसी प्रकार इसका नाम हो जाता है। जैसे एक बोल्ट लगाया ना, एक इधर एक इधर, तो ऐसे कुछ बोल्ट या रिवेट बोलो। तो ये हमने इसको क्या बोलोगे, यहाँ पर ये देखो, ये इसका बटिंग सरफेस होता है, क्या बटिंग सरफेस। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक रिवेट और एक कवर प्लेट, ये जो हमने लिया इसे बोला जाता है कवर प्लेट। ठीक, कवर प्लेट। अब एक कवर प्लेट की सहायता से जब जोड़ा जाता है तो इसे बोला जाएगा सिंगल कवर, सिंगल कवर और सिंगल बट, वो रिवेटेड बोल दो या बोल्टेड बोल दो, ये भी लिख दो, रिवेटेड बट ज्वाइंट। ठीक, कुछ इस तरह नाम दिया जाएगा। ऐसे आपका बहुत से प्रकार का आ जाएगा। मैं फिगर बना दूं सबका। चलिए देखो, मैंने फिगर बना दिया। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिया, 2 प्लेट लिए, और यहाँ पर अब मैं अगर इसे 2 बोल्ट से ज्वाइन करूं, ये मेरा पहला बोल्ट बोलो या रिवेट बोलो, जो भी जिससे आप ज्वाइन कर रहे हो, ये रहा, ऐसे 2 बोल्ट से ज्वाइन कर दे। ठीक, तब इसको क्या बोलोगे, सिंगल कवर और डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। ठीक, कैसे, अभी मैं डिफिनीशन साथ में लिख दे रहा हूं, पहले ये कितने प्रकार के कंडीशन हो रहे हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो इसे क्या बोलोगे, सिंगल कवर और डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। ठीक, ये इस तरह कंडीशन बना। ऐसे सेम ऐसे थर्ड केस देखो, अगर क्या किया, दोनों तरफ आपने कवर प्लेट यूज कर लिया, देखो एक इधर यूज कर लिया, एक इधर। अब इसे आप एक बोल्ट से ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे एक बोल्ट बोलो या रिवेट से ज्वाइन कर रहे हो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक, तो ये जिससे आपने ज्वाइंट किया उसको क्या बोलोगे, यहाँ पर डबल कवर, उसके बाद क्या, सिंगल रिवेटेड, सिंगल बोल्टेड बोल दो या रिवेटेड बोल दो, मैं रिवेट ही लगा रहा हूं तो रिवेटेड ही बोल दे रहा हूं, तो रिवेटेड बट ज्वाइंट। ठीक, सिमिलरली ऐसे अगर आप डबल यूज कर लिए, मान लो एक इधर यूज कर लिए, एक यहां और एक यहां। ठीक, ऐसे सेम 2 बोल्ट दोनों साइड यूज कर लिए, तब इसे क्या बोलोगे, डबल कवर। ये देखो अच्छे से ऐसे साइन बना देना, ठीक, कि आप रिवेट यूज करो या बोल्ट, ऐसे बना देना सिंबल। तो इसे बोलोगे डबल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। ठीक, अब देखो यहाँ एक ट्विस्ट है कि जब आप यहाँ पर ये सिंगल, आप क्या करना है, सिंगल कवर यूज करते हैं तो बहुत मिनिमम इसेंट्रिसिटी। देखो यहाँ पर अब जब फोर्स ऐसे लगेगा, मान लो एफ फोर्स यहाँ से लगा और एफ फोर्स यहाँ से, तो जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो बहुत लेस होती है। ठीक, और लेकिन यही जब डबल कवर आप यूज कर देते हैं तब यहाँ देखो फोर्स लगाए, यहाँ जितना इसेंट्रिसिटी आया और इधर से इसेंट्रिसिटी, तो दोनों से बराबर हो जाता है। तो यहाँ इसेंट्रिसिटी जब डबल कवर बट ज्वाइंट होता है तो वहाँ इसेंट्रिसिटी एकदम 0 हो जाती है, और इस कारण इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो जाती है। ठीक, चलो अब थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी में क्या पहला लिखेंगे कि हम किसे बट ज्वाइंट बोलते हैं, ये डबल टी रहेगा, मैंने एक ही टी लगाया, देखो BU बट। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम बटिंग सरफेस को आपस में जोड़ते हैं तो उसे बट ज्वाइंट बोलते हैं। पहला यही लिख दो कि व्हेन दी दिख रहा है, चलो, व्हेन दी बटिंग सरफेस एलिमेंट, ये एक्स्ट्रा बना दिया था। ठीक, व्हेन द बटिंग सरफेस एलिमेंट आर ज्वाइंटेड टुगेदर। ठीक, टुगेदर। अब बटिंग सरफेस मालूम है ना सबको, इसको बोलते हैं बटिंग सरफेस है, किनारे को। तो जब हम बटिंग सरफेस को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, द ज्वाइंट इज नॉन एज क्या, बट ज्वाइंट। ठीक, तब उसे बट ज्वाइंट बोला जाता है।
अब इस केस में आपका जब सिंगल कवर और सिंगल बोलो या डबल रिवेटेड जॉइंट में, तो उसमें इसेंट्रिसिटी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, ठीक, इस केस में। और उससे क्या होता है, उसमें लेस मोमेंट जनरेट होता है, ठीक, कंपेयर टू इसके लैप जॉइंट के। तो यहाँ लिखना चाहे से लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सिंगल, मैं यही लिख दे रहा हूँ सिंगल कवर में, सिंगल कवर बट जॉइंट में आपका क्या होता है, इसेंट्रिसिटी जो ऑब्जर्व होती है, इसेंट्रिसिटी इज लेस, ठीक, बहुत लेस होती है। तो उससे क्या होता है, देन आपका देन द लैप जॉइंट मतलब जो, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा कि जो आपका सिंगल कवर बट जॉइंट में हो जाता है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस होती है, किसके कंपेयर में, लैप जॉइंट के। तो उसमें जो एडिशनल मोमेंट होता है देन दी लैप जॉइंट, तो देयर फोर क्या होता है, एडिशनल मोमेंट जो आएगा विल बी लेस, ठीक, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू लैप जॉइंट के, ठीक, समझ में आया ना। ये तो हमने अभी इसका देखा सिंगल कवर बट जॉइंट का। लेकिन ऐसे अगर हम इसमें डबल कवर बट जॉइंट में जाएंगे, तो वहां पर और हमारा दोनों एकदम रिड्यूस हो गया, अप्रॉक्सीमेट जीरो पे पहुंच जाता है, ठीक। चलो तो ऐसे लिख देंगे क्या, इन केस ऑफ डबल कवर बट जॉइंट लिखो, डबल कवर बट जॉइंट के जो इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी इज रिड्यूस टू जीरो, ठीक, उसे हम कितना, जीरो तक रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, देयरफॉर जो एडिशनल मोमेंट हमारा आ रहा था, एडिशनल मोमेंट आर नॉट डेवलप्ड, ठीक, वहां पर डेवलप ही नहीं होता है। इससे आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ आपकी मजबूत हो जाती है, हेंस स्ट्रेंथ मतलब इंप्रूव हो जाती है, एंड लिखो, एंड हेंस दिस जॉइंट इज मोर स्ट्रोंगर देन किसके कंपेयर में, देन कंपेयर टू लैप जॉइंट के, और आपका बोल सकते हो सिंगल कवर बट जॉइंट के, सिंगल कवर बट जॉइंट के, ठीक। तो इन दोनों के कंपेयर में ये काफी मजबूत होती है, ठीक। सबको समझ में आया ना। अब चलते हैं अगला टॉपिक, हमारे कितने प्रकार के फेलियर आते हैं, चाहे बोल्ट में या रिवेट कनेक्शन जब करते हो तो उसमें, ठीक। तो बोल दो फेलियर, हेडिंग डालोगे फेलियर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, ठीक। कौन कौन सा प्रकार का फेलियर आएगा, अब सबको ये समझ में आएगा, बस बहुत इजी है। जैसे पहला हम देखेंगे सीयर फेलियर ऑफ बोल्ट का, सेकंड सीयर फेलियर ऑफ और प्लेट का, ठीक। इसका मतलब क्या, पहला लिखो सीयर फेलियर ऑफ बोल्ट, ठीक, बोल्ट का सीयर फेलियर मतलब आपने एक ऐसे प्लेट लिया, मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, सब लोग इसे इस कैसे बनाना, ठीक। ये मैंने एक प्लेट लिया, और ये मैंने लैप जॉइंट्स के थ्रू इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब इसमें मानो मैंने एक बोल्ट या बोलो रिवेट ऐसे लगाया, ठीक, ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक। अब इस पे आप जब फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो इसकी कुछ सीयर स्ट्रेंथ होगी ना, ऐसे बोल्ट आप सिंगल अब देखें, ऐसे ये मैंने निकाल के ऐसे देख लिया, तो इसकी कुछ सीयर स्ट्रेंथ होगी। तो जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी ऐसे कुछ सीयर स्ट्रेंथ इसमें ऐसे डेवलप होगा ना। तो जब ये इसकी सीयर स्ट्रेंथ से आप एक्सीड ज्यादा फोर्स लगा देंगे, तो ये ऐसे टूटेगा कि नहीं, जब ऐसे लगा रहे, एफ फोर्स इधर से लगाए, एफ फोर्स इधर, अब इसकी कुछ सीयर स्ट्रेंथ होगी, तो जब ऐसे खींचेंगे तो ये जब तक सहन करने, जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी उतना तो सहन कर लेगा, लेकिन जब उसकी सीयर स्ट्रेंथ जो उसका सहन करने की क्षमता होगी उससे ज्यादा आपने लगा दिया, तो वहां फेल कर जाएगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, देखो अभी डिफिनीशन से सबको क्लियर हो जाएगा कि व्हेन द शियर स्ट्रेस जो अप्लाई कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस अप्लाइड इज ग्रेटर देन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक।
शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, समझ में आना क्या यहां तक लिखा कि जो आपकी शियर स्ट्रेंथ थी बोल्ट की, उससे ज्यादा आपने शियर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो वहां पर फेलियर आएगा ही। ठीक, जितना आपका सहन करने की क्षमता थी लोड, उससे ज्यादा जब आपने बोल्ट अप्लाई कर दिया बोल्ट पे तो वो फेल कर जाएगा। तो इसका मतलब देन इट इज नन एज क्या, शियर फेलियर ऑफ बोल्ट, शियर फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक, तो उसे क्या, शियर फेलियर ऑफ बोल्ट बोला जाता है। सेम ऐसे शियर फेलियर ऑफ प्लेट का भी हम लिख सकते हैं। सेकंड ऐसे लिख देंगे क्या, शियर फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक, अब इसमें देखो क्या होगा, वही सेम टॉपिक, बस यहाँ पर जो बोर्ड लिखा है वहां पर प्लेट लिख देना कि अगर जो प्लेट की जो शियर स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा आपने शियर फोर्स लगा दिया तो वहां पर आपका प्लेट फेल कर जाएगा। ठीक, कैसे लिखेंगे कि व्हेन, आप ये सारा अब अभी उस पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो एकदम प्रैक्टिकली आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे फेल करता है रियल में, अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, आपको एक्चुअल एग्जाम्पल दिख जाएगा। ठीक, देखो क्या कर रहे हैं, व्हेन द शियर स्ट्रेस हम जो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड इज ग्रेटर देन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, शियर स्ट्रेंथ, सॉरी बोल्ट बोलो, शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक, तो जो प्लेट की शियर स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा आपने शियर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, इससे क्या होगा, आपका शियर फेलियर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देन शियर फेलियर ऑफ प्लेट अकर, शियर फेलियर ऑफ प्लेट इज अकर। ठीक, चलो सेम ऐसे आपका बियरिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, ब्लॉक शियर फेलियर सबका डिफिनेशन आता है, अभी सबको समझ आ जाएगा। चलो थर्ड हमारा क्या, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, और ऐसे फोर्थ लिखेंगे बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक, अब ये बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट मतलब आपने जो ग्रेड का बोल्ट लिया उसकी कुछ न कुछ बियरिंग स्ट्रेंथ होगी ना, तो जब आपने उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, बियरिंग प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका वहां पर जब ज्यादा अप्लाई कर दिया तो उसकी जितनी बियरिंग स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा जब अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फेलियर ही आएगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन द ग्रेड ऑफ बोल्ट इज लेस, आपने ग्रेड ऑफ बोल्ट काफी लेस का लिया, और आपने जो एंड बियरिंग फेलियर जो सॉरी बियरिंग प्रेशर जो अप्लाई किया, बियरिंग प्रेशर जो अप्लाई किया इज अप्लाइड मोर, आपने क्या ज्यादा अप्लाई कर दिया, तब क्या होगा, देन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, देन द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की, तब आपका क्या होगा, देन, ये देन लिखो तब होगा, मतलब देन मतलब तब, देन आपका क्या होगा, इट इज नॉन एज, अभी एक बार और समझा दे रहा हूँ, इसे जल्दी कर दिया मैंने, इट इज नॉन एज क्या, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। अब इसका मतलब समझो, देखो क्या लिखा कि आपने जो ग्रेड ऑफ बोल्ट यूज किया वो लेस का यूज किया, तो उसमें आपने जब बियरिंग प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हो वो ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर जब आप जो उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ थी बोल्ट की जो बियरिंग स्ट्रेंथ थी उससे आपने जब ज्यादा अप्लाई कर दिया तो वहां पर कौन सा, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे सेम जो आपका बियरिंग स्ट्रेंथ होगा आपका प्लेट का, उससे जब आप ज्यादा अप्लाई कर दे रहे हैं बियरिंग प्रेशर, तो वहां पर भी हम प्लेट में देखने को मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, बस सिंपल है, जब उसका जो जितनी क्षमता है उससे ज्यादा आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया बियरिंग प्रेशर, तो वहां फेलियर देखने को मिलेगा ही। ठीक, तो सेम ऐसे व्हेन द ग्रेड ऑफ प्लेट आप जब लो का यूज कर दे रहे हैं, व्हेन द ग्रेड ऑफ प्लेट मटेरियल इज लो। ठीक, तब आप क्या करें, एंड जो आप बियरिंग प्रेशर अप्लाइड इज मोर। ठीक, अप्लाइड इज मोर। ठीक, किसके, देन द
bearing strength of, then the bearing strength of the plate के, of the plate। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देन इट इज नन एज क्या, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक, तो वहां पर हमें क्या, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसे सेम आपका अगला आता है टेंशन में, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उससे ज्यादा आपने टेंशन अप्लाई कर दिया तो वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो हमने चार्ट देखे, पांचवा अब हमारा क्या रहेगा, टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वही जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी बोल्ट की उससे आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया। ठीक, तो व्हेन द टेंसाइल stresses applied on the connection exceed the tensile strength of bolt के, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के। ठीक, तब वहां में क्या, देन फेलियर इज नन एज, क्या बोलोगे, टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक, तो वहां पर हमें टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट देखने को मिलेगा। सेम ऐसे प्लेट में हो जाएगा, जब जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेस रहेगी, क्षमता रहेगी, उससे आपने ज्यादा टेंशन अप्लाई कर दिया तो वहां पर हमें टेंशन फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक, 6 ऐसे टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट का। चलो, तो क्या लिखेंगे यहां पर, व्हेन द टेंसाइल stresses applied on the connection exceed the tensile strength of plate के, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के। ठीक, तो इसे क्या बोला जाता है, देन इट इज नन एज क्या, टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक, टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट बोला जाएगा। ठीक, समझ में आया ना सबको, वही जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी बोल्ट की, तो उसमें कनेक्शन में आपने क्या किया, उससे ज्यादा आपने अप्लाई कर दिया टेंसाइल स्ट्रेस, तो वहां पर हमें टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट देखने मिलेगा। सेम ऐसे हमारा प्लेट में है, जब आप प्लेट में ज्यादा लोड लगा दे रहे हैं जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, तो वहां पर हमें टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट देखने को मिलता है। ठीक, चलो, ऐसे हमारा 7वां टर्म आता है ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक, अभी मैं इन सब का वीडियो भी दिखा सकता था लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए नहीं दिखा रहा। आप लोग को अगर जरूरत होगी तो बनाना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक, चलो, अब ब्लॉक शियर फेलियर में देखो, मैं क्या कर रहा हूं, एक आपका गजट प्लेट यूज कर रहा हूं। गजट प्लेट कुछ मान लो ऐसा है, ऐसे मैंने यूज कर लिया। ठीक, गजट प्लेट आप सबने देखा होगा। गजट प्लेट क्या होता है, एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें हम कई मेंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने एक गजट प्लेट लिया, आप लोग अच्छे से बनाइएगा ऐसे ट्रायंगुलर सा। उसके बाद इसमें मैंने कोई ऐसे मान लो एक मेंबर ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, मैंने पहले भी बताया था गजट प्लेट क्या होता है, एक ऐसा मेंबर होता है जो एक से ज्यादा मेंबर को आपस में कनेक्ट करने को हेल्प करता है। ठीक, उसे गजट प्लेट बोला जाता है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक गजट प्लेट लिया, उसमें एक मेंबर को कनेक्ट कर दिया। चलो, ऐसे बोल्ट द्वारा ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसमें आपका जो होता है शियर और टेंशन दोनों लग जाता है। ठीक, जब कंबाइंड शियर और टेंशन लगने की वजह से ऐसे एक पूरा ऐसे एक मेंबर इससे बाहर निकल जाए, जैसे आपने यहाँ पर फोर्स लगाया एफ। अब एफ की वजह से इसमें ऐसे इस साइड में कुछ शियर प्लेन डेवलप होगा ना, यहाँ पर शियर प्लेन डेवलप होगा। ठीक, और यहाँ पर जो होगा ऐसे इस साइड में ऐसे टेंशन स्ट्रेस, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो टेंशन इसमें कुछ खिंचा हुआ है ना, तो ऐसे टेंशन प्लेन डेवलप होगा, टेंशन प्लेन डेवलप होगा ना। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट हो ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे कुछ बाहर निकल जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह, ये ऐसे फिर से बनाऊं मैं, ये कुछ ऐसे मान लो गजट प्लेट है, ये ऐसे ऐसे आपका मेंबर था,
ये इसी में आधा ऐसे रह जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह रह जाएगा और ऐसे करके ये बाहर निकल जाएगा एफ। ठीक, तो ऐसे एक ब्लॉक्स था, ऐसे देखो ये वाला ब्लॉक आपका ऐसे बाहर निकल गया, ऐसे ब्लॉक्स है, तो इसी को बोला जाता है ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आपका व्हेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या शियर और टेंशन, कॉम्बिनेशन ड्यू टू, ओहो ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, जब एक कनेक्शन में एक कॉम्बिनेशन शियर और फेलियर दोनों का लगता है, ऐसे नहीं, व्हेन in a connection due to combination of किसके, शियर और टेंशन के, शियर एंड टेंशन दोनों लगते हैं, तो उससे क्या होता है, एक ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक या बोलो एक पार्ट बोल दो, ठीक, किसका, प्लेट का, और प्लेट कम्स आउट, अभी मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक, कम्स आउट, देन इट इज नन एज क्या, उसे बोलते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक, क्या कह रहा है कि जब हमारा किसी कनेक्शन में ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ शियर और टेंशन दोनों लगने की वजह से उसमें एक ब्लॉक या पार्ट उसमें बाहर निकल आए, तब उसे बोला जाता है ब्लॉक शियर फेलियर। ओहो दिखा नहीं, चलो एक बार मैं और बोल रहा हूं कि जब किसी कनेक्शन में ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ शियर एंड टेंशन, शियर और टेंशन दोनों की वजह से एक ब्लॉक या पूरा एक पार्ट आपका बाहर निकल जाए प्लेट से, तब उसे कौन सा फेलियर बोला जाता है, ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक, चलो तो सबको समझ में आया होगा कि कितने प्रकार के फेलियर्स हमारे बोल्टेड या रिवेटेड कनेक्शन में होते हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार के फोर्सेस हमारे एक्ट करते हैं इस बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शन में। ठीक, देखो तो हेडिंग डालो यहां से, फोर्सेस ऑन बोल्ट अंडर डिफरेंट कनेक्शन। ठीक, कौन कौन से प्रकार के फोर्स आएंगे, तो पहला आपका आता है कि केवल एक आपके एक प्लेन में आपका शियर आए, ये किस में होगा, आप लोग इतना दो प्रकार का कनेक्शन पढ़े, बताओ किस में केवल एक शियर आएगा, मतलब एक प्लेन में केवल एक शियर आएगा, ओनली वन प्लेन सब्जेक्टेड टू शियर। ठीक, मतलब एक प्लेन में केवल एक ही शियर आएगा, बताओ किस में आएगा, किसी को ध्यान है, आपका लैप जॉइंट, आप ध्यान करें, ये आपने लैप जॉइंट देखा था, ऐसे कुछ था। ठीक, तो इस पे जब आप ऐसे फोर्स लगाते थे, ऐसे लगाए, अब इसमें आपका रिवेट ऐसे लगा था, रिवेट या बोल्ट बोलो जो कुछ लगा था, ऐसे लगाए थे ना, तो आप अगर रिवेट को ऐसे देखेंगे, ये यहाँ पर मान लो यहाँ से ऐसे फेल किया, ऐसे जब फेल करता था तो यहाँ पर इसने शियर स्ट्रेस ऐसे डेवलप कर रहा था ना, ऐसे इस टाइप फोर्स लगेगा, इस तरफ ऐसे लगा था ना, ऐसे इसको यहाँ पर लाकर दिख रहा है ना सबको, देखो यहाँ पर एफ फोर्स मान लो ऐसे है, ऐसे एफ फोर्स लगाया तो ऐसे कुछ फेल करेगा ना, तो यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक, तो ये किस में हो रहा है, जब आपका सिंगल शियर प्लेन किस में आता है, लैप जॉइंट में। ठीक, तो ये अभी काम आएगा कि केवल एक शियर प्लेन किस में डेवलप होता है, तो लैप जॉइंट में। तो ऐसे लिख सकते हो, सिंगल शियरिंग प्लेन, समझ में आया कि नहीं, ये मैंने बहुत फास्ट बोल दिया, रुको एक बार फिर से समझा दूं, इज ऑब्जर्व इन लैप जॉइंट। ठीक, जब तक मुझे फील नहीं होता कि मैंने समझा दिया तो अच्छा नहीं लगता। ठीक, देखो फिर से कि मैंने बोला कि ओनली वन प्लेन सब्जेक्टेड टू शियर, मतलब केवल एक प्लेन में आपका शियर आएगा, कब, ऐसा कब केस बनता है, जब आप लैप जॉइंट को ध्यान करें तो लैप जॉइंट कुछ ऐसा था, अब इसमें जब फोर्स लगा रहे, देखो इस साइड जब फोर्स लगाएंगे तो बोल्ट कुछ जब फेल करेगा कुछ ऐसा ही बनेगा ना, एक इधर ऐसे टूट के बन जाएगा, इधर एक इधर, तो यहाँ पर इसको ध्यान दोगे तो केवल एक ही आपका शियर प्लेन बन रहा है। ठीक, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, सिंगल शियरिंग प्लेन इज ऑब्जर्व इन लैप जॉइंट, ये अभी आगे काम आएगा कि सिंगल शियरिंग प्लेन बनता है, डबल शियरिंग प्लेन बनता है, हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां काम आएगा। ठीक, ऐसे हमारा आता है सेकंड की डबल शियर तब किस में आएगा। ठीक, ओहो, ऐसे हमारा डबल शियर किस केस में आएगा, देखो अब डबल शियर केस में आपने डबल कवर बट जॉइंट पढ़ा था, तो सेकंड ऐसे लिख दो कि डबल शियर किस में आएगा। अब यहाँ फोर्सेस हम देख रहे हैं, ठीक, तो डबल शियर,
इन बोल्ट। ठीक, ये कब आएगा? तो इसके लिए मैंने आपको बट ज्वाइंट पढ़ाया था, कुछ ऐसा आपको बट ज्वाइंट दिखाया था ना। आप लोग अच्छे से फिगर बनाइएगा, मैं यहाँ देखो रफली ऐसे हाथ से बना रहा हूँ। तो ये ऐसे कुछ बनाया था, फिर यहाँ पर ऐसे डबल कवर लगाए थे ना, कुछ इस तरह। फिर यहाँ पर ऐसे बोल्टेड कनेक्शन किया था ना। अब यहाँ पर जब बताओ आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो इसमें कितने सीयर प्लेन बनेंगे? तो देखो एक यहाँ ऊपर, अब ऐसे बोल्ट को एनालिसिस करो, ऐसे बोल्ट आपका जब फेल करेगा कुछ इस तरह फेल करेगा, एक तो यहाँ पर प्लेन बनाएगा, एक यहाँ पर इस ऊपर साइड पे ऐसे। ठीक, मैं काफ़ी बड़ा बना दिया, देखो एक यहाँ पर बनाएगा, एक ऐसे नीचे साइड यहाँ पर बनाएगा ना। तो यहाँ पर कितने, 2 सीयरिंग प्लेन बने ना। एक फोर्स इस तरफ ऐसे लगने, एक मतलब ऐसे लगने की वजह से, तो एक यहाँ ऐसे इस साइड में बनाएगा, एक यहाँ पर। ठीक, तो किस में बन रहा है? डबल सीयर, आपका डबल कवर बट ज्वाइंट में। ठीक, तो आपका ये डबल कवर बट ज्वाइंट में। ठीक, क्लियर है ना सबको? देखो एक यहाँ पर सीयर बन रहा है, एक यहाँ पर। ठीक, चलो सेकंड आपका फोर्स आता है, सॉरी थर्ड आपका आता है कि डायरेक्ट टेंशन किस में लगता है। तो बोल्ट इन डायरेक्ट टेंशन, बोल्ट इन डायरेक्ट टेंशन। ठीक, अब ये देखो ये कैसे कंडीशन बनेगी, मैं बस फिगर बना दे रहा हूँ, यहाँ डिफिनीशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ देखा जाता है कि कब केस बनता है। देखो मान लो कोई ये गजट प्लेट है, ठीक, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख, गजट प्लेट, जीपी से लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो गजट प्लेट है, इसमें आपने कोई मेंबर ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया मेंबर को। अब इससे किसी को ऐसे बोल्ट द्वारा या रिवेट द्वारा आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, जब इस पे ऐसे आप फोर्स लगाएंगे, ऐसे देखो फोर्स लगाए, अब आप फील करो यहाँ पर डायरेक्ट टेंशन आ रहा है कि नहीं, ऐसे डायरेक्टली इस बोल्ट पे आ रहा है कि नहीं। ऐसे इस बोल्ट पे देखोगे, ऐसे साइन बना दूं, यहाँ पर देखोगे तो ये टेंशन में आएगा कि नहीं। आप ऐसे खींचोगे तो देखो टेंशन में आएगा कि नहीं। तो कुछ इस तरह कंडीशन बनती है। ठीक, चलो ऐसे थर्ड आपका आता है प्योर मूवमेंट बोला जाता है। थर्ड बोला जाता है बोल्ट सब्जेक्टेड टू प्योर मूवमेंट। ठीक, ये कब कंडीशन बनती है? देखो इसके लिए क्या होता है कि आपका अगर सेंटर, देखो मैं फिगर बना दूं, एक मान लो कोई एक गजट प्लेट ले रहे हैं, जैसे ऐसे मैं एक गजट प्लेट ले लूं, ये मान लो कोई एक गजट प्लेट है। अब इसमें कोई मेंबर ऐसे मैं कनेक्ट करा दूं, ठीक, ऐसे गजट प्लेट में बना दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक, अब इसमें कोई मेंबर ऐसे मैं कनेक्ट कराऊं, समझते जाइएगा। ऐसे कोई मेंबर मान लो ऐसे इस तरह का एक मेंबर है, इसमें ऐसे कनेक्ट करा दिया। ठीक, अब इस पे क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रिवेट से बांध दो। ये मैंने रिवेट लिया, ऐसे रिवेट या बोल्ट जो भी लिया, ऐसे बांध दिया। अब इसमें जब आप फोर्स लगाओगे, ऐसे यहाँ पर एक मान लो फोर्स लगा दिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ एफ फोर्स लगा दिए, एक यहाँ पर। अब इसका एक सीजी देखते हैं हम, मान लो सीजी इसका कहाँ बनेगा, एकदम ऐसे सेंटर पे बनेगा ना। अब इस कनेक्शन का जो गजट प्लेट का पूरा कनेक्शन है, इसमें सीजी यहाँ पर इसका यहीं से बनेगा ना। अब इसमें जब आपका मूवमेंट बनेगा तो देखो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ई बनेगा, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ई। अब दोनों साइड में जब आपका ये इक्वल बनता है तो इसी को बोला जाता है प्योर मूवमेंट। ठीक, समझ में आया ना? ऐसे मतलब एक इधर फोर्स लगा, एक इधर। अब जब ये फोर्स लग रहा है, दोनों अगर सीजी से समान डिस्टेंस मतलब समान इसेंट्रिसिटी पर है, तो वहां पर ये इस कंडीशन को बोला जाता है प्योर मूवमेंट। ठीक, इसे आप दिखा दे सकते हैं, इसे लिख देना सीजी ऑफ बोल्ट कनेक्शन। ठीक, समझ में आया ना सबको? ऐसे बोल्ट ग्रुप लिख दो, सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप का। ठीक, चलो ये समझ में आना प्योर मोमेंट। अब इसमें डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूं, बस समझ लीजिए क्या है। ठीक, अब आपका चौथा फोर्स लगता है कि अगर आपका शियर और टेंशन दोनों साथ में कब लगे। ऐसे लिखो बोल्ट सब्जेक्टेड, बोल्ट सब्जेक्टेड, बोल्ट या रिवेट चाहे जो लिख सकते हो। ठीक, ऐसा मत समझना। बोल्ट सब्जेक्टेड टू आपका शियर और टेंशन, दोनों केस कब बनेंगे, शियर एंड टेंशन। ऐसा केस कब बनेगा? मान लो देखो ऐसे कोई एक मैं मेंबर बनाऊं, चलो 3D में बना रहा हूं। ये मान लो ऐसे कोई मेंबर है, ये ऐसे एक मेंबर है। ठीक, 3D में बनाया, दिख रहा है ना सबको? चलो अब इसको कोई एक ऐसे मेंबर से कनेक्ट करा रहा हूं, इसको भी हम 3D में ही बना दे रहे हैं। ऐसे देखो, ऐसे कनेक्ट करा रहे हैं, ऐसे इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक, कुछ इस तरह ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इस पे जब आप ऐसे ऊपर से फोर्स लगाओगे, ऐसे लगाया आपने फोर्स, और यहाँ पर आपने ऐसे रिवेट विट से ऐसे कनेक्ट कराया है, तो जब ये ऐसे फोर्स लगाया, अब ये मुड़ेगा जब, तो इस प्लेन में ऐसे सीयर डेवलप होगा कि नहीं?
होगा ना। और इसमें जो बोल्ट आप देखेंगे तो इसमें टेंशन भी आएगा कि नहीं, तो ठीक आएगा ना। तो दोनों, तो ऐसी जब कंडीशन बते तो वहां पर आपके बोल्ट में शियर और टेंशन दोनों आते हैं। ठीक, समझ में आया ना सबको। चलो, तो ऐसे मतलब कंडीशन पूछ जाती थी कब आपका शियर और टेंशन लगेगा, कब प्योर मोड लगेगा, कब डायरेक्ट टेंशन आएगा। ठीक, तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं। चलो, समझ में आया ना सबको। चलो, अब हम देखते हैं जैसे हमने रिवेट में देखा था कुछ एजम्पशन होते हैं, ऐसे हमारा इसमें बोल्ट में भी जब डिजाइनिंग करोगे तो इसके डिजाइनिंग के लिए भी हम कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालो अगला, एजम्पशंस, एजम्पशन इन डिजाइन ऑफ, इन डिजाइन ऑफ बियरिंग बोल्ट कनेक्शन। ठीक, बोल्ट कनेक्शन। ठीक, चलो, सेम जैसे हमने मतलब रिवेट में लिया था वैसे इसमें भी लेना है। तो पहला इसमें क्या होता है कि जो हमारा आपने प्लेट कनेक्ट किया उसमें जब फ्रिक्शन कुछ होगा ना, जैसे यहाँ पर लिया, अब इनके बीच दिख रहा है कि नहीं? देखो, इनके बीच जो फ्रिक्शन होता है इसको पहला बोलता है कि इसको नेग्लेजिबल मान लो। ठीक, तो मतलब क्या बोला कि द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज नेग्लेजिबल। ठीक, ये क्यों, सेफ्टी के लिए लिया जाता है। ठीक, नेग्लेजिबल कि मतलब फ्रिक्शन की वजह से आपका स्ट्रेंथ मतलब और सहन करने की क्षमता होती है, लेकिन बोला उसने नेग्लेजिबल ले लो, तो उससे आपकी सेफ्टी बढ़ती है। ठीक, चलो, सेकंड बोलता है कि आपका जो बोल्ट होता है अगर उसका क्रॉस सेक्शन आप ऐसे बोल्ट लिए कोई, ये आपने बोल्ट लिया है, बोल्ट ले रहे हैं, तो बोल्ट का अगर आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो इसमें जो आपका वो सीयर होगा वो पूरा यूनिफॉर्म ऐसे कट करके देखे ना, अब इसमें जो सीयर होगा ऐसे यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक बराबर होगा। ठीक, तो मतलब द सीयर इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट, ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट, क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट। ठीक, तो हम पूरे मतलब क्रॉस सेक्शन पे क्या ले रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म सीयर आपका लगेगा किसमें, बोल्ट में, BOLT। ठीक, थर्ड क्या बोलता है, जो आपका आपने बोल्ट और रिवेट आपस में कनेक्ट कराया, कुछ ऐसे आपने कनेक्ट कराते हैं ना, ये देखो ऐसे कनेक्ट कराया, ये आपने मतलब ऐसे कनेक्ट करा दिया। अब इनके बीच में आपने जो बोल्ट में और प्लेट में कनेक्ट कराया, इस होल में आपने बोल्ट डाला और इस प्लेट में, तो इसमें जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा ये यूनिफॉर्म होगा। ठीक, क्या बोला थर्ड मैंने, द डिस्ट्रीब्यूशन of stresses on the plate किसमें, बिटवीन द बोल्ट होल्स। ठीक, बोल्ट होल्स इच यूनिफॉर्म। ठीक, तो वो पूरा यूनिफॉर्म रहता है। ठीक, कुछ इस तरह ऐसे आप देखेंगे तो एक समान रहेगा। ठीक, अब चौथा क्या बोलता है कि जब आपने बोल्ट ऐसे अगर ग्रुप में कनेक्ट करा रहे हैं, ऐसे आप इसी प्लेट में पूरा कनेक्ट करा दिए, ठीक, तो इसमें अगर लोड लगेगा तो सब जो लोड लगेगा वो इक्वली लेगा, ऐसा नहीं किसी एक बोल्ट पे, यहाँ किनार ऐसे बोला जाता है किनारों पे ज्यादा आएगा, तो ऐसा नहीं है। हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि सभी अगर ग्रुप में लगा तो सब बोल्ट अपना इक्वली लोड कैरी करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे बोल्ट्स इन ग्रुप subjected to direct load share the load equally। ठीक, लोड इक्वली, वो इक्वली लोड को शेयर करेंगे। ठीक, और पांचवा क्या बोलता है कि अगर आपके इसमें कोई जो बोर्ड लिया उसमें अगर आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा एन की वैल्यू हम यहाँ पर, सॉरी सिग्मा एन बोल रहा हूँ, सिग्मा बी की वैल्यू हम यहाँ नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप इन द बोल्ट्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक, तो हम वहां नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नेग्लेक्टेड। ठीक, चलो सबको समझ में आया ना अजम्पशन। चलो, अब बढ़ते हैं डिजाइन पे। पहला हम सीखेंगे, अभी हम सबका डिजाइन स्ट्रेंथ देखेंगे बोल्ट का, प्लेट का। तो पहला देखते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये कैसे निकालेंगे। आज यही देख लेते हैं, कल उसके बाद अगला देखेंगे। ठीक, अभी इसमें ही टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट। तो हेडिंग डालेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट।
अब इसके लिए हम दो चीजें निकालते हैं और उनमें दोनों चीजों में हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं। ठीक, क्या देखेंगे, यहां लिखो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, इसमें क्या देखते हैं हम, मिनिमम वैल्यू देखते हैं। पहला तो हम निकालेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेंथ उस बोल्ट का, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उस जो बोल्ट थी उसकी आप शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। सेकंड आप उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ को निकालते हैं, तो डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, अब इन सबका नोटेशन होता है, जैसे डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को डिनोट करने के VDB से डिनोट करते हैं। ठीक, ऐसे आप डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को डिनोट करोगे VDSB से। ठीक, SB से। ऐसे आप बियरिंग स्ट्रेंथ को आप डिनोट करोगे डिजाइन स्ट्रेंथ VDPB से, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इन दोनों में से जो वैल्यू निकालोगे उसका आप मिनिमम लेके चलोगे। ठीक, इन दोनों का जो मिनिमम आएगा वही आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होगा। ठीक, चलो समझ में आया ना क्या करना है। पहले आपको डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है, फिर आपको डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ पहले तो शियर निकाल लिए, फिर उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ को निकालते हैं। ठीक, चलो तो पहला हम निकालते हैं, कैसे निकालोगे आप डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को। ठीक, तो यहां ऐसे निकालो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को ऐसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं VDSB से। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका VDSB का फॉर्मूला होता है जो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ होता है बोल्ट को, उसको हम डिवाइड कर देते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट से। ठीक, तो मतलब ऐसे शॉर्ट में लिखोगे VNSB से डिवाइड कर देंगे गामा MB से। अब यहाँ गामा MB की वैल्यू हम समझने दिखा था, अब यहाँ इसको देखो VNSB को क्या बोलते हैं, नॉमिनल, ये B है ठीक, कैपिटल नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, वो निकालेंगे। सेकंड हमारा गामा MB, तो हमने टेबल लिखवाया था ना, क्या, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट का, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट। ठीक, तो कुछ इस तरह निकालोगे। अब देखो इस VNSB को डायरेक्ट कैसे, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे निकालना है अगर ये नहीं दिया है डायरेक्ट, देखो फॉर्मूला होता है क्या, FU डिवाइडेड बाई √3, और ये हमारा गामा MB हो जाएगा साथ में। अब ये डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक, तो FU डिवाइडेड बाई √3 गामा MB, ब्रेकेट में आपका आता है NN इंटू ANB प्लस में NS। अब क्या टर्म है अभी मैं लिखा दूंगा, क्या हो गया, NN ANB प्लस NS, उसके बाद ASB, फिर ब्रैकेट में BLG और फिर BPK, इतने टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ ये सब क्या होता है अभी मालूम चलेगा। ठीक, ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है। ये तो शॉर्ट में हो गया, अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ दे दिया उसको पार्शियल सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तब ये हो जाएगा, लेकिन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का पूरा फॉर्मूला ये होता है FU डिवाइडेड बाई √3। ये तो मैंने इसी में डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, तो पूरा ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक एक टर्म क्या है ये देखो। पहला तो आप देखो FU सबको मालूम है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को। ठीक, तो उसको बोलते हैं। और सेकंड यहाँ देखो आते हैं गामा MB, तो मैंने ऊपर लिखा दिया। अब आता है NN, ये क्या है, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन इन थ्रेडेड एरिया में। ठीक, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन इन थ्रेडेड एरिया। अब मैंने वहां पीछे लिखवाया ना, अभी शियरिंग प्लेन कितने आता है देखो, यहाँ पीछे ही लिखवाया कि किसमें आपका एक बनता है, किसमें दो बनता है। देखो जब आपका लैप जॉइंट रहता है तब उसमें कितना, केवल एक शियरिंग प्लेन बनता है। देखो लिखवाया था ना पीछे, देखो लिखवाया ना। उसके बाद अगर आपका बट जॉइंट रहेगा तो उसमें डबल शियरिंग प्लेन बनता है। तो वो जैसा क्वेश्चन दिया रहा है उसी हिसाब से आप NN की वैल्यू लोगे। अब यहाँ क्या बोला, नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन इन थ्रेडेड एरिया में, उसे NN से जो मतलब आपका कोई ये बोल्ट कनेक्शन जब होता है तो ऐसे कुछ थ्रेडेड एरिया रहता है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना प्लेन यहाँ पर आ रहा है थ्रेडेड एरिया में, इसे तो जितना आएगा अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसे हिसाब से ले लोगे NN की वैल्यू। अगर नहीं दिया है तो हम देखते हैं कौन सा कनेक्शन है, लैप जॉइंट है कि बट जॉइंट है, उसके हिसाब से लेते हैं। ठीक, समझ में आया ना। चलो सेकंड हमारा टर्म यहाँ है ANB। अब ये इसे बोलता है एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेडेड पोर्शन को। ठीक, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड का। ठीक,
अब इसको आप निकाल लेंगे, जब आपको ए एस बी मालूम चल जाएगा उसको आपको क्या कर देना है, देखो इसको निकालने के लिए, ए एंड बी को निकालने के लिए आपको 0.7 टाइम्स ऑफ बी इंटू ए एस बी कर देना बस। बी आपका जो विड्थ दिया रहेगा, ए एस बी आप अभी इसको निकालेंगे, जिसको अभी हम लिखवा दे रहे हैं ए एस बी को। ठीक, अभी एक एक लिखते जाओ। फिर आपका सेकंड आपका आता है एन एस। अब यहाँ भी नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन इन नॉन थ्रेडेड एरिया में, मतलब यहाँ ऊपर वाले यहाँ में। ठीक, क्या मैंने बोला, नंबर ऑफ शियरिंग प्लेन इन नॉन थ्रेडेड एरिया, नॉन थ्रेडेड एरिया में। ठीक, सबको समझ में आया ना। चलो, ऐसे आपका ये आपका आ जाता है ए एस बी। ए एस बी इसको बोला जाता है एरिया ऑफ ये ऊपर वाला आपका क्या है, सैंक बोला जाता है। ठीक, मैंने नाम बता दिया था, एरिया ऑफ सैंक ऑफ बोल्ट, सैंक ऑफ बोल्ट। ठीक, तो हमें इसका डाया, सैंक का डाया मालूम ही होगा, तो उससे आप डाया जब मालूम है तो ए एस बी निकाल लेंगे। कैसे, π/4 इंटू डी का स्क्वायर, इससे आप ए एस बी निकालेंगे। ए एस बी निकाल लिए तो ए एन बी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब आपका अगला आता है कि आपका बीटा एल जे, बीटा एल जे, बीटा एल जे, बीटा एल जी, बीटा पी के क्या है। ठीक, देखो बीटा, ये बी मत लिख देना, बीटा है, बीटा एल जे, ऐसे बीटा एल जी, और आपका आता है बीटा पी के, ये क्या है। ठीक, अब इसको बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट, इसको बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू लार्ज ग्रिप लेंथ, ऐसे इसको बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू पैकिंग प्लेट के। ठीक, तो अभी इसको वैल्यू के लिए फॉर्मूला भी है, अभी मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट। ठीक, लॉन्ग जॉइंट, ऐसे इसको बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू ग्रिप लेंथ की वजह से, ग्रिप लेंथ। ठीक, ऐसे इसको बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू पैकिंग प्लेट। पैकिंग प्लेट होता है क्या होता है सबको मालूम है, पैकिंग प्लेट। आप जो ऐसे कोई भी कनेक्शन हुआ उसमें कहीं भी आपका गैप आपका हो गया या कुछ भी आपका होल्स उसमें मौजूद है जिसके कारण से आपका फेलियर आ सकता है, उसमें हम पैकिंग प्लेट यूज करते हैं। ऐसे कोई छोटा सा प्लेट हुआ या कुछ भी अरेंजमेंट हुआ वो यूज करते हैं, उससे बोला जाता है पैकिंग प्लेट। ठीक, अब इन सबको अगर ज्ञात करना हो उसके लिए देखो फॉर्मूला है, जैसे अगर आपको बीटा एल जे निकालना है तो वहां पर आपको 1.075 से माइनस करना होता है एल जे डिवाइडेड बाई, ये इसका है, देखो ये एल जी का लिखा, देखो मैं यहाँ शॉर्ट में सबका लिखा दे रहा हूँ। जैसे आपको अगर ज्ञात करना है हैशटैग बीटा एल जे, ठीक, इसको अगर निकालना है तो क्या करते हैं, 1.075 माइनस करते हैं एल जे से और डिवाइड कर दोगे इसको 200 टाइम डी से। ठीक, ये इससे, अब इसमें एल जे क्या होता है, मैंने पीछे जब लॉन्ग जॉइंट लिखाया था ऐसे प्लेट बना के, फिर यहाँ पर बोला था ऐसे कुछ लॉन्ग जॉइंट के लिए, फिर बोला था ये आपका लॉन्ग जॉइंट हो जाता है कब, जब एल जे की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाता है 15 टाइम डी, तो उसे बोला जाता है लॉन्ग जॉइंट। लिखाया था ना पीछे, तो ये कुछ ऐसे कंडीशन बनता है, तो वहां से एल जे की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, चलो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ एल जे इक्वल टू ऐसे लिख देना, लेंथ ऑफ जॉइंट। ठीक, और आपका डी क्या होता है, नॉमिनल डाया। ठीक, चलो तो ये हम ऐसे कुछ बी एल जी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सेकंड आप क्या आता है बी एल जी। अब इसका फॉर्मूला होता है 8d डिवाइडेड बाई 3d प्लस एल जी। ठीक, अब यहाँ लार्ज एल जी क्या होता है, लार्ज ग्रिप लेंथ। अब इसके लिए भी कंडीशन पीछे लिखवाया था कि एल जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ डी हो जाता है तो उसे लार्ज ग्रिप बोला जाता है। ठीक, और किसी भी केस में आपका ये ग्रिप लेंथ जो होता है एल जी की वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए 8 टाइम ऑफ डी से। अगर ये हो जाता है तो फेलियर, एडिशनल मोमेंट आ जाता है जिससे क्या कनेक्शन लूज हो जाएगा। ठीक, तो ये किसी केस में ज्यादा नहीं होना चाहिए इतना एल जी की वैल्यू। तो इन एनी केस कितना 8d से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह आप क्या बी एल जी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, डी आपका वही नॉमिनल डाया होता है। ठीक, यहाँ भी डी वही है तो सबको मालूम है। ठीक, चलो अब यहाँ बीटा पी के क्या होता है,
बीटा पी के। ठीक, ऐसे देखो कोई कनेक्शन, मतलब मान लो ऐसे कोई कनेक्शन हुआ, ये आपने लिया, एक आपने इधर बट ज्वाइंट लिया। अब इसको आप ने प्लेट लिया, ऐसे मान लो ये प्लेट लिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है ना, एक प्लेट आपका ऐसे पतला होता है, एक प्लेट ऐसे पतला हो रहा है, ऐसे पतला रहता है, और एक आपका ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया। ये मैंने बना दिया गलती से ज्यादा, तो इसमें इसी मतलब ऐसे देखो एक पतला सा प्लेट लिया। अब इसको जब कनेक्ट कराएंगे तो यहाँ गैप रह जाएगा ना, तो यहाँ पर इसी गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर हम पैकिंग प्लेट का यूज करते हैं। क्या? पैकिंग प्लेट का। समझ में आया ना, या मैंने जल्दी जल्दी बड़ा सा ही बना दिया। तो ऐसे कुछ यूज करते हैं, इसको पैकिंग प्लेट बोला जाता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 0.125 टाइम्स ऑफ TPK। ठीक, अब TP क्या क्या होता है, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट को बोला जाता है। TPK आपका होता है थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट को। ठीक, समझ में आया ना। अगर आपको थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आपको ये प्लेट की टोटल थिकनेस मालूम होगी, ये आपका कुछ थिकनेस T2 होगा। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसी टी में से आप T2 को घटा देना। ठीक, तो यहाँ से TPK निकल जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे निकाल, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, जो आपकी NN और NS की वैल्यू होती है, अगर आपका सिंगल शियर केस आ जाए, जैसे सिंगल शियर केस में लैप जॉइंट में, तो वहां पर क्या आता है, सिंगल शियर केस, ये हमारा लैप जॉइंट में बन रहा था ना, तो वहां NN और NS की वैल्यू क्या लोगे, तो आपका जब आपका सिंगल शियर बनेगा तो वहां पर NN की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं और NS की वैल्यू 0। मतलब आपने जो बोर्ड लिया, ये आपका थ्रेडेड एरिया रहा, तो हम सिर्फ थ्रेडेड एरिया में एक प्लेट लेके चलते हैं। मतलब NN की वैल्यू क्या होती है, जो थ्रेडेड एरिया में आपका प्लेन आता है, NS की वैल्यू वहां हम 0 लेके चलते हैं। ठीक, ऐसे आपका अगर आपका डबल शियर केस आएगा, सेकंड फॉर डबल शियर केस, डबल शियर केस। ठीक, तो उसमें हम दोनों NN की वैल्यू भी 1 लेंगे और NS की वैल्यू भी 1 लेके चलेंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, ये आपका कोई बोल्ट या रिवेट हुआ है, ऐसे थ्रेडेड, अच्छे से फिगर बनाइएगा। ठीक, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक प्लेन लेके चलता हूँ, यहाँ पर एक प्लेन, मतलब NN की वैल्यू 1 और NS की वैल्यू भी 1 लेके चलना है। कब? जब आपका डबल शियर केस बनेगा। ठीक, तो कुछ इस तरह NN और NS की वैल्यू आप ले लेंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह आप क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ की। अब सेकंड हमें निकालना होगा डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब हम शियर स्ट्रेंथ निकाल लिए, अब सेकंड निकालेंगे डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इसकी वैल्यू निकालूंगे। इसको किससे, VDS नहीं, VDPV से डिनोट किए थे, VDPV से। ठीक, इससे डिनोट किए थे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, VDPV इक्वल टू होता है इसमें भी VDNB डिवाइडेड बाई गामा MB से, इससे डिवाइड करते हैं। ठीक, अब इसमें अब देखो इसमें आपका कौन सा टर्म क्या होता है, ये तो मालूम है, VDPV की वैल्यू क्या होती है, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और VDNB की वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल, यहाँ लिख दो, VDNB की वैल्यू आपकी होती है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, ये होता है। और यहाँ गामा MB क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट, फैक्टर ऑफ बोल्ट। ठीक, ये होता है। ठीक, समझ में आया ना। अब यहाँ पर VDNB की वैल्यू, मतलब नॉमिनल बियरिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, कैसे निकालोगे, ये निकालते 2.5 डिवाइडेड बाई आपका KS करते हैं, इंटू में D इंटू T इंटू FU। ठीक, ये KS नहीं KB रहता है, KB। ये कुछ इस तरह डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 2.5 इंटू KB एक फैक्टर होता है, इसे इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि आपका जब आप बोल्ट बना रहे हैं ना, तो जैसे ये बोल्ट आपने बनाया तो यहाँ होल करते हैं ना, अब कभी होल आपका ऐसे इलोंगेटेड हो जाए, कभी आपका होल ऐसे ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, तो इन सबको मतलब कैंट करने के लिए, कैंट बोला हूँ, कैटर करने के लिए, मतलब समान करने के लिए, जिससे फेलियर मतलब एकदम बराबर हो जाए, कैटर करने के लिए हम इसी फैक्टर का यूज करते हैं। D इंटू टी क्या होता है आपका, बियरिंग एरिया हो गया। FU आपका, FY लिख दिया, FU आपका क्या हो जाता है, FU आपका हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक, चलो अब यहाँ KB की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, कैसे,
के बी बराबर आपका, यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कैसे, आप ई वाई 3d0 करेंगे, सेकंड करेंगे p अपॉन स्मॉल p अपॉन 3d0 माइनस का 0.25 करेंगे। उसके बाद हम करते हैं एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ यू और आप लेते हैं 1। इन सब में से जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आपकी आती है के बी की वैल्यू। ठीक, कुछ इस तरह निकला क्या, पहला e डिवाइडेड बाई 3d0, फिर p डिवाइडेड स्मॉल p डिवाइडेड बाई 3d0 माइनस 0.25, फिर एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ यू, फिर 1। अब इसमें टर्म क्या हो सबको मालूम है, e हमारा एंड डिस्टेंस होता है, इंड डिस्टेंस सबको मालूम है, इंड डिस्टेंस क्या है मैंने लिखवा दिया है, d0 आपका क्या होता है, ग्रॉस डायामीटर। ठीक, ऐसे आपका p तो पिच होता है सबको मालूम है, पिच। ठीक, अब एफ यू क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, और एफ यू क्या होता है, प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक, अब यहाँ पर देखो थिकनेस दिखा है ना, टी की वैल्यू दिखी है, टी हमारा थिकनेस लिया जाता है जो आप कवर प्लेट लेंगे और आप यहाँ पर कवर प्लेट लेते हैं और दूसरा ये प्लेट लेते हैं, मेन प्लेट, दो चीजें लेते हैं ना, तो इन दोनों में से देखा जाता है किसकी वैल्यू आपकी मिनिमम आएगी। ठीक, मतलब टी की वैल्यू आप कुछ ऐसे निकालेंगे, क्या पहला जो आपका कवर प्लेट, जैसे ऊपर अगर दो कवर प्लेट दिया है दोनों को सम करना पड़ता है, तो समेशन ऑफ कवर प्लेट थिकनेस दोनों को सम करेंगे। सेकंड हम देखते हैं कि जो आपका मेन प्लेट लिया है उसकी थिकनेस, मेन प्लेट की थिकनेस। ठीक, इन दोनों में से जो वैल्यू आपकी मिनिमम आएगी वो आप टी की वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक, समझ में आया ना, जैसे हमने प्लेट लिया था कुछ ऐसे इस तरह लिया था, फिर इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट किए थे ना, अब इन दोनों को सम लेंगे, मान लो T1 T2 इन दोनों को जोड़े। ठीक, उसके बाद इसकी कुछ थिकनेस रहेगी, अब इन दोनों में से जो थिकनेस मिनिमम आएगी उसको आपको थिकनेस लेके चल जाना है। ठीक, चलो समझ में आया ना सबको। अब ये नहीं लिखवा रहा हूँ कि ये 2.5 फैक्टर क्यों यूज किया, क्योंकि आपका जब ये इलॉन्गेटेड हो जाता है तो इसको कैटर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये मैंने समझा दिया, थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ। अब अगला हम पढ़ेंगे डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, हम निकालना देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे होता है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, तो कल पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा हो जाएगा आपको। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी और अगर कहीं डाउट आया होगा तो जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में क्या करूँगा, लेके चलाऊँगा उसको, तो समझा दूंगा। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।